नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की अपनी हिंदी ऑनलाइन क्लास में कवि नागार्जुन की दो कविताएं कल और आज और उषा की लाली, इन दोनों कविताओं का अध्ययन पूर्व के वीडियो में हमने कर लिया था। आज हम दोनों कविताओं से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को समझेंगे। पहला प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ग्रीष्म कहते हैं गर्मी को। ग्रीष्म की धूल में कौन नहाते थे? यहाँ उत्तर होगा ख, गोरैया। गोरैया चिड़िया होती है और ग्रीष्म की धूल में ये इसलिए नहा रही है क्योंकि पानी की कमी है। प्रश्न संख्या 2, नागार्जुन हिंदी के अतिरिक्त और किस भाषा में रचना कर्म करते थे? तो कवि नागार्जुन हिंदी के अलावा मैथिली भाषा में भी रचना कर्म करते थे, यानी मैथिली भाषा में भी रचनाएं लिखते थे। जब पाठ का परिचय हमने पढ़ा था उस समय आपको बताया था कि हिंदी में नागार्जुन नाम से और मैथिली में यात्री नाम से ये रचनाएं लिखते थे। तो स्टूडेंट्स, पहले प्रश्न में ख सही होगा और दूसरे प्रश्न में क सही होगा। अति लघुत्रात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 3, उषा की लाली कविता में किस समय का वर्णन हुआ है? तो उषा की लाली कविता में प्रातःकाल का वर्णन हुआ है। यहाँ पर आपको क्या करना है? ये का प्रातःकाल का वर्णन हुआ है। प्रश्न संख्या 4, खेतों की मिट्टी पथराई हुई क्यों थी? पथराई हुई का अर्थ होता है पत्थर जैसी कठोर। तो भीषण गर्मी के कारण खेतों की मिट्टी पत्थर जैसी कठोर हो गई थी। प्रश्न संख्या 5, कवि ने आसमान को बदरंग क्यों बताया है? गर्मी के कारण आकाश में दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। धूप और धूल के कारण आसमान बदरंग लग रहा था। प्रश्न संख्या 6, उषा की लाली कविता के अनुसार कवि को क्या डर लग रहा था? उषा काल का दृश्य पल पल बदल रहा था, अतः कवि को डर था कि कहीं वह सुंदर दृश्य शीघ्र ही अपनी सुंदरता को न खो दे। तो उषा की लाली कविता में कवि को डर था कि जो सुंदर दृश्य वो देख रहा है, कहीं यह दृश्य उसकी आंखों से ओझल ना हो जाए। प्रश्न संख्या 7, कविता उषा की लाली में हिमगिरी किसे कहा गया है? कविता में हिमगिरी हिमालय को कहा गया है जिसकी चोटियां बर्फ से ढकी है। हिम कहते हैं बर्फ को और गिरी कहते हैं पर्वत को। प्रश्न संख्या 8, वर्षा ऋतु के आगमन से प्रकृति में कौन कौन से बदलाव आए हैं? तो वर्षा ऋतु के आगमन से सारे जगत को अपने ताप से तपाती ग्रीष्म ऋतु को वर्षा ऋतु ने बाहर कर दिया है। जब गर्मी की भयंकर तपन होती है तो वह तपन खत्म हो जाती है और बरसात होते ही शीतलता का वातावरण बन जाता है। वर्षा ऋतु आते ही आकाश में घटाएं घुमड़ने लगती है, आसमान काले बादलों से भर जाता है। बदरंग आसमान शाम रंग में रंग गया। गर्मी के मौसम में जो आसमान बदरंग था, अब वो आसमान काले बादलों से घिर गया है।
बूंदें बरसते ही प्यासी धरती तृप्त हो गई। और जो धरती प्यासी थी, बरसात की बूंदें गिरते ही मानो वह धरती तृप्त हो गई है। किसानों के मुख पर मुस्कान थिरकने लगी। जो किसान गर्मी को कोस रहे थे, गालियां दे रहे थे, बरसात आते ही उन किसानों के चेहरे खिल उठे। रातें झिंगुरों की झंकार से गूंजने लगी। झिंगुर एक बरसाती कीड़ा होता है जो शहनाई की तरह एक लंबी बीप की आवाज़ निकालता है। तो बरसात होते ही झिंगुर बोलने लगते हैं। वीरान वनों में, ये भौरों नहीं है भाई, मोर है, ये भंवरा नहीं है, मोर है, मोर। इसको आप मोर समझना, ठीक है। वीरान सूने जंगलों में मोरों की मधुर कूक, मोर बोलता है उसको कूकना, कूकें सुनाई देने लगी। सूखी जा रही दूब कहते हैं घास को, फिर से हरी हो गई। वर्षा का राज्य आते ही, वर्षा का राज्य है ये, वर्षा का राज्य आते ही गर्मी अपना सारा सामान समेटकर चलती बनी। तो देखिए स्टूडेंट्स, वर्षा ऋतु के आगमन से मौसम में शीतलता, ठंडापन आ जाता है। आसमान में घटाएं घुमड़ने लगती है। बूंदें बरसते ही प्यासी धरती तृप्त हो जाती है, यानी उसकी प्यास बुझ जाती है। किसानों के चेहरों पर मुस्कान थिरकने लगती है और झिंगुर अपनी शहनाई बजाने लगते हैं। जंगलों में मोर बोलने लगते हैं। सूखी हुई दूब में फिर से जान आ जाती है। वर्षा का राज्य आते ही गर्मी अपना लाव लश्कर या सामान समेटकर विदा हो जाती है। प्रश्न संख्या 8 हो गया कंप्लीट। आइए प्रश्न संख्या 9। उषा की लाली कविता का शिल्प सौंदर्य लिखी। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी कविता होती है उसका एक तो होता है भाव पक्ष और एक होता है शिल्प पक्ष। भाव पक्ष में कविता का भावार्थ और शिल्प पक्ष जो होता है, इस शिल्प पक्ष को कला पक्ष भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत भाषा, शैली, अलंकार, छंद, रस, ये सभी चीज़ें होती हैं। तो उषा की लाली कविता का शिल्प सौंदर्य यानी उसकी भाषा, शैली, अलंकार, छंद, ये सब चीज़ें देखते हैं। कवि नागार्जुन की काव्य कला इस छोटी सी रचना में मनमोहक रूप में सामने आई है। उषा की लाली एक छोटी सी कविता है, लेकिन बहुत ही कम शब्दों में कवि ने बहुत कुछ कह दिया है। कवि को सटीक शब्दावली का उपयोग करते हुए हर एक एक शब्द जो है वो बिल्कुल सटीक है। अपनी शब्द चित्र संजोने की कला का पूरा प्रदर्शन किया गया है। इस कविता की शैली चित्रात्मक है। जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो प्रकृति के जो सारे दृश्य हैं वो चित्रों के माध्यम से हमारे मन मस्तिष्क में उभरते चले जाते हैं। भाषा शैली के कुशल प्रयोग से कवि ने उषाकालीन प्राकृतिक दृश्यावली को पाठकों के सामने साकार, बिल्कुल सारी चीज़ें आंखों के सामने चलने लगती। आगे बढ़ा शिशु रवि, यहाँ पर सूर्य को एक छोटे बच्चे के समान बताया है, इसलिए इस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। कवि के साथ इस कविता के पाठक भी कवि की कल्पना एवं कैंची से, एवं ये कैंची नहीं है भाई, कूंची है, ये कूंची, कूंची कहते हैं ब्रश को।
ब्रश। इस कविता के पाठक भी कवि की कल्पना एवं कूंची से उभारे गए शिल्प, मानो जैसे ब्रश से कोई चित्र बनाता है, उसी प्रकार इस कविता के सारे दृश्य जो है वो पाठकों की आंखों के सामने चलते रहते हैं। शिल्प सौंदर्य को अपलक देखते रह जाते हैं बिना पलकें झपकाए। प्रश्न संख्या 10, कल और आज कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। देखिए, इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि कल और आज कविता का सारांश लिखिए, कल और आज कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। तो प्रश्न को पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उत्तर इसका एक ही होगा। कल और आज कविता में कवि ने अपने प्रकृति प्रेम का परिचय करवाया है। इस कविता को पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि कवि को प्रकृति से बहुत प्रेम है। ग्रीष्म ऋतु के झुलसा देने, जला देने वाले ताप के पश्चात सैजल एवं शीतल वर्षा ऋतु के आगमन से होने वाले सुखद प्राकृतिक परिवर्तन का कविता में चित्रण हुआ है। इस कविता में बताया है कि भयंकर गर्मी के पश्चात जब वर्षा ऋतु आती है तो प्रकृति में सुखद परिवर्तन आता है। कवि ने दो ऋतुओं के माध्यम से सामाजिक जीवन के दो पक्षों को भी प्रस्तुत किया है। ये चीज़ आपको देखनी है, मैंने आपको कविता में भी बताया था। सामाजिक जीवन के दो पक्ष होते हैं, एक तो होते हैं शोषित लोग, पीड़ित लोग, और एक होते हैं प्रसन्न और उत्साह से भरे हुए लोग। ये हमारे समाज के दो पक्ष हैं। ग्रीष्म की मार से प्रकृति को कोसते किसान। जब भयंकर गर्मी पड़ती है तो मानो किसान प्रकृति को कोस रहे हैं। कविता में हमने प्रारंभ में पढ़ा था कि अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश खेतीहर। मानो हताश और निराश किसान प्रकृति को गालियां दे रहे हैं। बेचैन पक्षियों का धूलिस्तान, और गोरैया जो पक्षी है वो इस गर्मी से बेचैन है और पानी की कमी के कारण धूल में स्नान कर रहे हैं। खेतों की मिट्टी पथराई काया, यानी पत्थर जैसी हो गई है। प्रकृति के प्रकोप से धरती के भीतर छिपे बैठे मेंढक और उदासी बरसाता बदरंग आसमान, ये सभी दृश्य समाज के संकटग्रस्त जनजीवन के प्रतीक हैं। ये जो ऊपर की 4-5 पंक्तियां बताई है, ये सब समाज का जो शोषित और पीड़ित वर्ग है उसका प्रतीक है। दूसरी ओर कवि ने वर्षा ऋतु के रूप में सुशासन से प्रसन्न जनजीवन का चित्र प्रस्तुत किया है। तो गर्मी की ऋतु तो शोषित और पीड़ित लोगों की प्रतीक है, और वर्षा ऋतु जो है वो सुखी और प्रसन्न लोगों की प्रतीक है। आसमान में अब आग नहीं, शीतल बूंदें बरस रही है। बादलों के तंबू टेंट ने धूप को रोककर सर्वत्र छाया कर दी है। गर्मी की वीरान रातें अब झिंगुरों की शहनाई बजा रही है। झिंगुरों का नहीं, झिंगुरों की करना है इसको, झिंगुरों की। भौरों के शोर से जंगल गूंज रहे हैं। भौरों नहीं है, मोर है ये, मोर। पहले भी आपको बताया था, यहाँ पर आपको मोर करना है, मोर। और ये पूंज नहीं है, ये गूंज है। मोरों के शोर से जंगल गूंज रहे हैं। इस प्रकार परिवर्तन की बयार कहते हैं हवा। इस प्रकार परिवर्तन की हवा ने ग्रीष्म के कुशासन यानी बुरे शासन का अंत कर दिया है। गर्मी की ऋतु का अंत हो गया है। कवि ने कल और आज कविता में प्रकृति चित्रण के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का संदेश दिया है। इस कविता में बताया है कि जिस प्रकार भयंकर गर्मी के बाद में वर्षा ऋतु का आगमन होता है, उसी प्रकार आज जो समाज के पीड़ित और शोषित लोग हैं,
आने वाला समय उनका होगा, उनके जीवन में भी खुशहाली आएगी। प्रश्न संख्या 11। आप भी अपने जीवन में प्रकृति के अनुपम दृश्यों को देखते होंगे। किन दृश्यों को देखकर आपका हृदय कवि की तरह प्रफुल्लित यानी प्रसन्न होता है? अपने शब्दों में लिखिए। प्रकृति और मनुष्य का सदा से अटूट संबंध चला आ रहा है। मनुष्य बिना प्रकृति के अपनी कल्पना नहीं कर सकता है। प्रकृति का और मनुष्य का जो रिश्ता है वो बहुत ही गहरा है। प्रकृति के विविध यानी विभिन्न मनोहारी, मन का हरण करने वाले दृश्यों ने सदा मानव मन को आकर्षित और प्रफुल्लित किया है। सुंदर प्रकृति हमेशा से ही मानव को अपनी ओर आकर्षित करती है और प्रसन्न करती है। मुझे भी प्रकृति दर्शन का बड़ा चाव है। नगर के बीच रहते हुए प्रकृति के सुंदर स्वरूप के दर्शन के अवसर कम ही मिलते हैं। ये आपको अपने आप पर लेकर देखना है कि जो लोग नगर में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, वो प्रकृति से थोड़े दूर रहते हैं। फिर भी जब भी ऐसा अवसर आता है मैं उसका पूरा आनंद लेने का प्रयत्न करता हूँ या करती हूँ। पिछली गर्मियों में मुझे हरिद्वार जाने का अवसर मिला। वहाँ गंगा की गंभीर और विस्तृत धारा को देख मैं कुछ समय के लिए अपने आप को भूल सा गया। जब देवी दर्शन के लिए उड़न खटोला में बैठकर धरातल से पर्वत शिखर की ओर चला तो पहले डर लगा, किंतु ऊंचाई पर पहुंचकर नीचे का विहंगम दृश्य देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। धीरे धीरे मन में अपूर्व प्रफुल्लता, प्रसन्नता भरती चली गई। प्रकृति की विराटता, वन उपवन और नए नए स्वरूपों और श्रृंगारों को देखकर मैं भी कवि नागार्जुन की भांति अपलक उन दृश्यों को निहारता रहा। यह जो प्रश्न है इसका उत्तर कल्पना के आधार पर दिया गया है। यदि आपने कभी प्रकृति को नज़दीक से देखा है तो आप अपने शब्दों में भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके प्रश्न उत्तर हो गए हैं। इसकी जो व्याख्याएं हैं वो अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।